अब देखो तो अब आ रहा है क्या? छोटा सा यहाँ पे ना वो स्ट्रीमिंग का की होता है, वो डालना भूल गए थे हम। चलो कोई बात नहीं, देखो अब ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? चलो देखो, और फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कल हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि जब आप एक लेंस से वाइट लाइट को पास कराओगे तो ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के पीछे का रीजन ये है कि 1/f इज इक्वल टू ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस में, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो ऐसा आ जाएगा, तो फोकल लेंथ हमने निकाल लिया। कॉची साहब का इक्वेशन कहता है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। तो जिसका लैम्डा जितना ज्यादा उसका म्यू उतना कम, और जिसका म्यू जितना कम उसका फोकल लेंथ उतना ही ज्यादा। मतलब रेड का वेवलेंथ ज्यादा तो रेड का फोकल लेंथ भी ज्यादा। तो आप देखोगे जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक होगा तो रेड सबसे दूर, वायलेट सबसे नजदीक इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर आपको दिखाई पड़ेगा। और लेंस के इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। मिरर में भी ये डिफेक्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे स्फेरिकल एबरेशन। तो याद करो, मिरर में इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम बताए थे इसके दो तरीके हैं। या तो आप मार्जिनल रेस को मिरर तक पहुंचने ही मत दो, मतलब मार्जिनल रेस को मिरर के पहुंचने के पहले ही ब्लॉक कर दो। या फिर एक दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आप पैराबोलिक मिरर की जगह पे, सॉरी, स्फेरिकल मिरर की जगह पे पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल कर लो। पैराबोलिक मिरर की खासियत होती है क्या पैरेक्सियल क्या मार्जिनल सारे के सारे रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से पास होंगे। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। वैसे एक बात आपको बता दें कि इसका इक्वेशन अगर ऐसा है तो इसके फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a, 0। तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? आप सुनो, तो हम ये चाहते हैं कि लेंस का जो ये डिफेक्ट है इसको दूर किया जाए। लेंस का ये डिफेक्ट को दूर करने का मतलब क्या है? आप ये चाहते हो कि रेड का फोकस जहां पे आए, वॉयलेट का, इंडिगो का, ग्रीन का, येलो का, सबका फोकस एक जगह पे आए। इससे फायदा ये होगा कि वाइट लाइट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक नहीं होकर अल्टीमेटली वो वाइट नजर आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओगे तो मालूम चला आपको एक नहीं 7 अलग अलग कलर का इमेज दिखाई पड़ रहा है, जो आपके लिए फायदे का सौदा नहीं उल्टा नुकसान का सौदा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जिससे वॉयलेट हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, सबका फोकस एक आ जाए। तो वो कैसे कर पाएंगे वो आपको समझाते हैं, देखो ध्यान से। आप जानते हो कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज -1, 1/r1 -1/r2। आप ध्यान दो, मैंने कोई साइन पुट नहीं किया है, मतलब कौन सा लेंस होगा ये किसी को नहीं पता है अभी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। लो ध्यान से देखना इसको, हाँ। ये आ जाएगा -1/f² इंटू df/dt, 1/r1 -1/r2। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा d/dt। तो ये वाला dt और ये वाला dt दोनों को एलिमिनेट कर दो। क्या आ गया ये?
माइनस DF बाई F² इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2 इंटू डी म्यू। अब हम क्या कर रहे हैं सुनो जरा, माइनस DF/F निकालते हैं। एक F को उधर ले जाना पड़ेगा। F की वैल्यू को लाके ये वाला डाल दो, क्या आ जाएगा बोलना जरा। सब नीचे आ जाएगा ना, ऐसा और ऐसा। अब ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो गया। अगर ध्यान से देखो तो ये आ गया डी म्यू बाई म्यू माइनस 1। ये कुछ है, जरा पकड़ना क्या है ये। डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 कुछ होता है, देखो। हाँ जी बताओ। हाँ जी बताओ। चलो ये नहीं समझ पा रहे हो तो एक हिंट और कर देते हैं, आओ। मैंने इसको ऐसा लिख दिया है, देखो। अब पहचानो क्या है ये। ए इंटू डी म्यू बाई ए इंटू म्यू माइनस 1 कुछ है ये। अरे गुरु महाराजों ध्यान दो, ये डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा। याद करो, आया था ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर बाई ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। कुछ याद आया क्या। देख वही तो लिखा है। अरे डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करते थे ना, डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर एंड मीन डेविएशन। डिस्पर्सिव एंगुलर डिस्पर्सन ये हो गया, और मीन डेविएशन ये हो गया। तो ये क्वांटिटी बेसिकली है ओमेगा। एक रिलेशन बन गया, अगर ध्यान से देखो तो डीएफ की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा इंटू एफ। आप क्या चाहते हो कि रेड हो या कोई भी दो कलर का लाइट हो, का फोकल लेंथ सेम आए तो उसका डीएफ कितना आना चाहिए।
अरे आप चाहते हो कि लाल पीला हरा ब्लू सब एक जगह पे मिले, तो सबका फोकल लेंथ एक होना चाहिए। सबका फोकल लेंथ एक होगा तो डीएफ कितना आएगा? तो पूरा सन्नाटे में चल रहे हैं एकदम, क्या हो गया है? तो डीएफ अगर जीरो आना चाहिए, अब डीएफ जीरो तब होगा या तो ओमेगा जीरो हो या तो एफ जीरो। कौन जीरो होगा? मुझे एक बात बता, लेंस का डिस्पर्सिव पावर जीरो कैसे हो सकता है? लेंस का डिस्पर्सिव पावर का जीरो होने का मतलब है कि वायलेट और रेड का म्यू सेम होना। और फोकल लेंथ भी जीरो कैसे हो सकता है? कोई भी लेंस अगर लोगे उसका फोकल लेंथ जीरो कब से होने लगा? मतलब डीएफ की वैल्यू कभी भी जीरो इस केस में होगी नहीं। मतलब अगर आप चाहते हो कि लेंस के इस डिफेक्ट को दूर किया जाए, तो एक लेंस से ये डिफेक्ट कभी भी दूर होगा ही नहीं। भाई ये डिफेक्ट दूर तब होगा जब डीएफ जीरो आएगा। डीएफ जीरो आने के लिए या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या तो इसको जीरो होना पड़ेगा, दोनों में से इंडिविजुअली कभी जीरो होगा ही नहीं एक लेंस के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस डिफेक्ट से मुक्ति पाना चाहते हो, तो एक लेंस से ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो बोलो, बात समझे क्या? तो जब एक लेंस से नहीं हो सकता है, तो एक काम करते हैं कि दो लेंस ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम भले ही बना रहे हैं कॉन्वेक्स से, हम साइन किसी का पुट नहीं करेंगे। ने ले लिया है दो लेंस जो आपस में कांटेक्ट में है, और उनका फोकल लेंथ f1 और f2 है। एक लेंस में अगर एक्रोमेटिज्म अचीव नहीं हो सकता है, तो देखते हैं दो लेंस में हो सकता है नहीं हो सकता है। आओ देखते हैं। याद करो, मैंने बताया था कि दो लेंसेज अगर आपस में कांटेक्ट में हैं तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आता है 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो। ये आ जाएगा -1/f1 का स्क्वायर इन f1/dt। ये आएगा -1/f2 का स्क्वायर इंटू df2/dt। फिर वही करेंगे, dt dt यहाँ से हटा देंगे। ये क्या बन गया देखो, माइनस ऐसा बाई एफ इक्विवेलेंट का माइनस भी हटा ही देते हैं। दैट मस्ट बी इक्वल टू डी f1/f1 का स्क्वायर प्लस df2/f2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो जरा, इसको लिख दो ऐसा, और इसको लिख दो ऐसा। ये क्या है देखो तो। तो ये क्या है, जल्दी बोल। ये आ गया ओमेगा 1 बाई f1। वैसे माइनस में आएगा ना? माइनस को बाहर ले लेते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं।
आप चाहते हो कि ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, और ये क्वांटिटी जीरो होगा तब जब ओमेगा बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 मस्ट बी जीरो। देखो ये लोग डिस्पर्सिव पावर है, तो समझ में आता है कि ये लोग डिस्पर्सिव पावर है तो ये लोग तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। और आप चाहते हो कि इन दोनों का सम जीरो हो, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, फोकल लेंथ अपोजिट साइन का होना चाहिए। मतलब एक अगर कन्वर्जिंग है तो दूसरे को पक्का डाइवर्जिंग होना होगा, तभी एक्रोमेटिज्म का कंडीशन अचीव हो पाएगा। नीचे लिख ले। नीचे लिख लो कि अगर आपको एक्रोमेटिज्म का कंडीशन दो लेंसेज के थ्रू अचीव करना है तो ऐसा तब हो पाएगा जब ये रिलेशन होल्ड करे। और इस रिलेशन के होल्ड करने का मतलब है कि दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग अलग है, और दोनों का साइन पक्का अपोजिट होना चाहिए। तो अभी तक दो बातें समझ में आ गई। पहला बात ये आया कि भाई अगर एक लेंस का इस्तेमाल करोगे तो एक्रोमेटिज्म का कंडीशन कभी भी अचीव होगा नहीं। दो लेंस इन कांटेक्ट में अगर इस्तेमाल करोगे तो कब होगा? एक कन्वर्जिंग होना चाहिए और दूसरा डाइवर्जिंग। एक छोटी सी बात और है, वो भी समझ लो। जैसे मान लो कि ये एक लेंस है, कोई साइन नहीं ले रहे हम, और ये एक दूसरा लेंस है F2, दोनों के बीच का सेपरेशन है D। इसका जब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू आती है 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। पहले मैंने आपको बताया था कि जब दोनों लेंसेज आपस में कांटेक्ट में हो तो आपस में कांटेक्ट में होंगे तो समझ में आ रहा है कि डी की वैल्यू जीरो। और जैसे ही डी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आप देखो 1/f इक्वलेंट आ रहा है 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अगर मान लो दो लेंसेज कुछ दूरी पे सेपरेटेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। हम चाहते हैं कि एक्रोमेटिज्म का कंडीशन इसमें भी अचीव हो। कैसे अचीव करेंगे? देखो फिर से वही डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू DF इक्विवेलेंट बाई DT माइनस 1/f1 का स्क्वायर इंटू DF1/DT माइनस 1/f2 का स्क्वायर इंटू DF2/DT। अब इनका डेरिवेटिव थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो माइनस डी को बाहर ले लो, और 1/f1 F2 का डेरिवेटिव होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिवीजन रूल लगा देते हैं। वन को मान लेंगे ए और F1 F2 को मान लेंगे बी, तो F1 F2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। पढ़े हो गया आपकी A/B का डेरिवेटिव होता है
बी का स्क्वायर इंटू बी डी ए बाई डी एक्स माइनस ए डी बी बाई डी एक्स। तो लिख रहे हैं देखो, यहाँ वन का डेरिवेटिव हो जाएगा जो कि जीरो ही होना है वैसे तो, -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1 f2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी ये लोग को छोड़ दो, केवल इस पे ध्यान दो। तो वन का डेरिवेटिव आपको पता है कि जीरो हो जाता है, तो छोड़ ही दो। अभी केवल इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को देखो, बाकी को छोड़ देते हैं। ये माइनस माइनस को प्लस कर लेते हैं, चलो। क्या, चलो अंदर वाली चीजों को देखो पहले, क्या आएगा। ये प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट कांस्टेंट df2 बाई डी टी, माइनस तो जो है वो है अभी, प्लस f2 इंटू डी एफ वन बाई डी टी, और नीचे f1 का स्क्वायर इंटू f2 का स्क्वायर तो है ही है। आओ जरा इनको सॉल्व करते हैं। फिर वही करते हैं, dt पहले यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से dt को हटा लो, और हो सके तो माइनस को भी उड़ा ही दो। क्या क्या बच जाएगा देख जरा। ऐसा, क्या आएगा ऐसा, क्या आएगा ऐसा, और माइनस माइनस प्लस कर दिए हैं, या माइनस मैंने कॉमन ले लिया था ना, फिर माइनस ही आ जाएगा। इसको अलग अलग करके लिख लो, क्या आ जाएगा बताओ। ये आएगा df2, या एक काम करते हैं, सुनो इसको ना ऐसा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बच जाएगा f2, और यहां से बच जाएगा f1। देखो तो, अरे सही लिखे हैं क्या, देख लो। हो गया, तुम सन्नाटे में चले जा रहे हो, आज क्या हो गया है। तो सुबह में एक बात बताओ, क्या समझ, यही तुझे करना है तो क्या डेरिवेशन में इसमें है, डेरिवेटिव कर रहे हो उसमें भी क्या नहीं समझने गए। ये ना तुम लोग का ये सब एक्सक्यूज, चार थोड़ा बड़ा डेरिवेशन आता है कि नहीं आता, हालत खराब, कैसे पढ़ोगे फिर। बहाने शुरू हो जाते हैं, सर ये मुश्किल है, ये आसान है। अब इसमें क्या किए है, ये सब खुद करना चाहिए, हम कराते भी नहीं है ये सब। डेरिवेटिव भी खुद, तुम खुद करना चाहिए, नहीं करते हो, हम करा दे रहे हैं, उसके बाद तुमको मुश्किल लग रहा है। कैसे काम चलेगा भाई। देखो, अभी सब डेरिवेशन कराए हैं, ऐसे तो हजारों डेरिवेशन 11 12 मिला के, फिर क्या करोगे। देखो, ये क्वांटिटी क्या है देखना जरा। या छोड़ो, इसको हटाओ, तुम तो चाहते हो कि ये वाला टर्म जीरो आ जाए। वो जीरो आने के लिए ये क्वांटिटी क्या है देखो तो, डेरिवेटिव किए हैं, उसके बाद भी कम समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या बीमारी है तुम लोगों का। अरे देखो ये क्या है, पढ़ो जल्दी से इसको। df1/f1 का स्क्वायर क्या है ये।
तो हाँ, ये हमारा ओमेगा माइनस ओमेगा 1/f1 होगा वैसे। तो इसको अलग से यहाँ लिख रहे हैं, देखो। लेफ्ट हैंड साइड में जीरो कर दिए इसको। हम चाहते हैं कि भाई कंडीशन एक्रोमेटिज्म का आए तो सभी का फोकल लेंथ का डिफरेंस जो है वो जीरो आए। इसको जीरो कर दिए, और आप कह रहे हो कि ये वाला माइनस ओमेगा 1/f1 है। ये आ गया माइनस ओमेगा 1/f1। वैसे दूसरे टर्म को ध्यान से देखो इसको, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा 2/f2। तीसरे टर्म को ध्यान से देखो, ये क्या है? हाँ, तो मैंने वही नहीं लिखा है क्या? तो ठीक तो लिखे हैं। नहीं, प्लस में कहा देखना, अभी तो डेरिवेशन किए थे यहीं पे। ये देख, डी एफ इजिकल टू माइनस ओमेगा इंटू एफ। तो डी एफ बाई एफ इज माइनस ओमेगा। तो तनिष जी बोल। हाँ, देखो ये क्वांटिटी कितना है देखो तो। ये क्वांटिटी आ जाएगा माइनस ओमेगा 2, और ये क्वांटिटी आ जाएगा माइनस ओमेगा 1। और ये लोग F1 F2 तो है ही है, तो लाओ इसको लिख लेते हैं अच्छे से एक बार। तो माइनस डी बाई F1 F2 माइनस डी बाई F1 F, और ब्रैकेट में आप कह रहे हो कि माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो गया है शायद। और देख लो। ठीक है ना? ये आ गया। ध्यान से देखो, आप अगर चाहते हो कि इसकी वैल्यू जीरो आए, तो जीरो आने के लिए थोड़ा सा और कैलकुलेशन करो, क्या आएगा? माइनस ओमेगा बाई F1 बाई ओमेगा 2/f2 प्लस डी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/F1 F2। आप चाहते हो कि ये क्वांटिटी को जीरो होना है, तो जीरो होना है तो डी की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो डी आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/F1 F2, and that must be equal to omega 1 F2 plus, तो आप देखोगे d की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अगर आप चाहते हो कि दो लेंस के हेल्प से एक्रोमेटिज्म का कंडीशन अचीव किया जाए, तो आपको दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस इतना मेंटेन करना होगा। नोट करो इसको, फिर हम समझा देते हैं एक बार सबको। यहाँ तक नोट कर लो पहले, फिर हम समझा देते हैं। अब डेरिवेशन तो बड़े बड़े बहुत आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा, वहाँ 4 4 पेज का डेरिवेशन होता है।
अच्छा पहले बता देना, हम छोड़ ही देंगे उसको, हमारा भी हेडेक नहीं रहेगा। तो नोट कर लो इसको। कुछ नहीं किए, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के नाम पे एक ये बात लगाए हैं बस, इसके अलावा कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं लगाए हैं, खाली डेरिवेटिव डेरिवेटिव किए हैं। और ये बहुत ही खतरनाक, ये एग्जाम में आने के लिए, एडवांस में आने के लिए एकदम फिट मामला है। देखो, इसी में एक बात और लिख लो, इफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, ऐसे लिखो, इफ द मटेरियल ऑफ द lenses आर सेम, अगर दोनों लेंस का मटेरियल एकदम सेम हो जाए, मैंने बोला मटेरियल सेम हो जाए, तो क्या सेम हो जाएगा देखो तो। यस, ओमेगा सेम हो जाएगा। फोकल लेंथ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो बात की बात है, वो तो कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो डिस्पर्सिव पावर है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो अगर आप कह रहे हो दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो उस केस में डी बड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है। देखो, ओमेगा नॉट एफ वन प्लस एफ टू डिवाइडेड बाई टू ओमेगा नॉट, आह बड़ा अच्छा आंसर। डी इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू बाई, नोट कर लो। देखो कुल मिला के ना, अब हम इस पूरी कहानी को, जो कि थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा जरूर हो गया कि 5 पेज इसमें जा चुके हैं, तो इस पूरी कहानी का मतलब हम आपको समझा देते हैं, एक बार कंक्लूड कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखो। देखो क्या है, पहले हमने एक लेंस लेके जब लाइट को हम पास कराए, तो हम देखे कि ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट गया इन टर्म्स ऑफ विबग्योर, कि ना रेड वाला बाद में क्यों आया, वो क्यों आया, वो सब आपको हम समझा चुके हैं। लेकिन हम ये चाहते थे कि भाई हमारा जो इमेज बने वो एक बैंड में ना बन के एक शार्प इमेज बने। ऑब्जेक्ट अगर वाइट है तो हमारा इमेज भी एकदम वाइट नजर आए। उसको करने के लिए समझ में आया कि भाई वॉयलेट हो या ब्लू हो या ग्रीन हो या येलो इंडिगो, कोई भी हो, उन सब का फोकस एक होना चाहिए। यानी किसी भी दो कलर का जो फोकल लेंथ आए वो सेम आए। जब फोकल लेंथ सेम आ रहा है, इसका मतलब डीएफ मस्ट बी इक्वल टू जीरो। का फायदा उठाने के लिए मैंने क्या किया, देखो पहले एक बार लेंस मेकर फॉर्मूले का इस्तेमाल किए और इसको डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने से ऐसा आ गया, फिर मैंने डी एफ बाई एफ निकाल लिया यहाँ से माइनस साइन के साथ, तो ये ऐसा आ गया। मैंने एफ की वैल्यू को यहाँ से लाके पुट कर दिया है, पट कर दिए। डी एफ की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा इंटू एफ, और ओमेगा अपना डिस्पर्सिव पावर है, एफ अपना फोकल लेंथ है। तो समझ में आया कि आप चाहते थे कि डी एफ जीरो हो। डी एफ जीरो तब होगा जब ओमेगा जीरो होगा या तो एफ जीरो होगा। और ओमेगा पूरी तरह से लेंस के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो वो तो जीरो होने से रहा। एफ भी किसी लेंस का जीरो होने से रहा। इसका मतलब एक्रोमेटिज्म का कंडीशन एक लेंस से अचीव नहीं किया जा सकता है। जब एक लेंस से अचीव नहीं कर सकते, इसका मतलब पक्का अपने को एक से ज्यादा लेंस चाहिए होगा। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, दो लेंस लेके देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने दो लेंस लिया।
दो लेंस का अपने को पता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये आता है, तो फिर से वही टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और इसको कर दिए 0। मैनेज मैनेज कर दिए, कुछ ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है कि डीएफ तब 0 होगा जब ये कंडीशन 0 को होल्ड करेगा। ये चूंकि लेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, और सम को अगर 0 होना है तो F1 F2 को पक्का एक दूसरे के अपोजिट साइन का होना चाहिए। यानी अगर आपको एक्रोमेटिज्म का कंडीशन चाहिए दो लेंस इन कॉन्टैक्ट में, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एक अगर आप कन्वर्जिंग ले रहे हो तो दूसरे को पक्का डाइवर्जिंग लें, तभी बात बनेगा। फिर आया बच्चा बोला नहीं, अब लेंस कॉन्टैक्ट में मत लो, आप लेंस को कुछ दूरी पे सेपरेटेड लो। चलो भाई ले लेते हैं, तो ले लिया हमने। अब ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे ये बहुत यूज आपको करना नहीं है, क्यों नहीं करना वो भी हम आपको समझा दे रहे। दिक्कत क्या है, मान लो कल को एग्जाम में आया, देखो एक लेंस ऐसा, एक लेंस ऐसा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दे दिया है, मान लो 10 दे दिया, 20 दे दिया है। बोला इसका इको आपको दे दिया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर दूर, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा बताओ। तुम बोलोगे अरे सर ने तो बताया था वो फॉर्मूला, कि 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। तुम बोलोगे लाओ फॉर्मूले में पुट कर देते, F1 10 सेंटीमीटर, F2 -20, D 10 सेंटीमीटर, F1 10 और ये -20। आप क्या करोगे, सॉल्व करके इसका फोकल लेंथ निकाल लोगे, कितना आएगा देखना जरा। 1/10 आ गया। तो आप बोलोगे ठीक है सर, एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू तो आ गई 10 सेंटीमीटर। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ा ये है कि जो एफ इक्विवेलेंट आया है, समझ में आ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, लेकिन सबसे भारी दिक्कत ये है कि इस लेंस को आप कहाँ प्लेस करोगे वो आपको पता ही नहीं है। आप लेंस को यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, आपको पता ही नहीं है। तो अगर आपको लेंस का पोजीशन नहीं पता है तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नहीं पता होगा, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। हाँ, अगर दो लेंस को हटा के आपको एक लेंस लगाना है और उसका फोकल लेंथ कितना होगा ये निकालना है, ये फॉर्मूला आपको हेल्प कर सकता है, उससे ज्यादा ये आपको कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। तो बात समझे क्या। पर सर इस फॉर्मूले में तो लाइट से लाइट आ रही है, आने दे, दिक्कत क्या है। अरे इन्फाइनाइट से आ रही है इसका मतलब कि हाँ नहीं ठीक कह रहा है, तनिष्क ठीक कह रहा है, मैं समझ गया तेरी बात। तेरा कहने का इन्फाइनाइट से आ रहा है तो कहीं रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात बता, आपको पूछेगा कि यहां से कितना दूरी पे लाइट रे फोकस्ड होंगी, निकाल पाओगे क्या। क्योंकि तुम ये बता पा रहे हो कि लेंस कौन सा बनेगा, उसका फोकल लेंथ कितना होगा, वहां से कितना दूरी पे मर्ज होगा वो आप बता पाओगे। लेकिन यहां से डिस्टेंस आप एग्जैक्ट, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है कि आप जो लेंस बना रहे हो उसको कहाँ रखोगे ये आपको पता ही नहीं है। वैसे उसका भी एक तरीका होता है, लेकिन वो हायर क्लासेस में जरूरत पड़ता है, तुम लोगों में जरूरत नहीं पड़ेगा, हम नहीं करवाए हैं। देखो जरा इधर आ जाओ। फिर मैंने बोला एक काम करो, दो लेंस जो कुछ दूरी पे सेपरेटेड है उनको लेके देखते हैं। फिर मैंने उनको डिफरेंशिएट किया, ये थोड़ा डेरिवेटिव लेते ही हो गया, यहाँ पे A/B वाला मेथड लगा लिए, ये सब कर वर के, और इसको भी वही 0 करना था तो मैनेज किए तो कुछ ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। सॉल्व किए तो डी की वैल्यू इतनी आ गई। मतलब अगर आप दो लेंस को पकड़ के एक्रोमेटिज्म का कंडीशन अचीव करना चाहते हो, तो एक बात ध्यान रखें कि दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्म का होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि अगर बाई चांस दोनों लेंस का मटेरियल एकदम सेम है,
मतलब इसका भी ग्लास है, उसका भी एकदम ग्लास है। उस केस में डिस्पर्सिव पावर सेम हो गया, और देखोगे डी की वैल्यू इतनी। सारी बातें आपको ना एकदम ध्यान रखनी है कि किसी अच्छे एग्जाम में आने के लिए एकदम फिट मामला है। तो बात समझ गए तो बता दो। कौन सा आपको डेरिवेशन ध्यान रखना है यार? अब रिजल्ट ध्यान रखो ना, रिजल्ट ही तो बता रहे हैं। एक दो क्वेश्चन करवा देते, रुको इसकी। तो बहुत क्वेश्चन मिलता नहीं है इसका। 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन करवा देते हैं। एक मिनट। तो हम जरा ढूंढते हैं, पहले आप एक दो क्वेश्चन करना तब तक। मुझे लिखो तो। के ऊपर नहीं है, प्रिज्म का क्वेश्चन एक दो लिखो तो उसके बाद हम ढूंढ लेते हैं। डेविएशन का ग्राफ दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, ऐसा। कह रहा है डेविएशन है 30 डिग्री, ये है 15 डिग्री, और ये है 60 डिग्री। कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बताओ। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। जरा एंगल ऑफ प्रिज्म निकालो, क्या आएगा?
अरे डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ। एक लाइन का क्वेश्चन है। अरे बताओ, सिंपल सा एकदम। कहाँ भटक रहे हो। अरे डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। सब तो दिया हुआ है। क्या बताए थे, दो एंगल के लिए अगर डेविएशन सेम आ रहा है तो पक्का एक बार ये आई बनेगा तो वो ई बनेगा। खत्म हो गया, डेविएशन हमारा 30। आई प्लस ई हो गया 75। ए की वैल्यू आ गई 75 - 30, 40 डिग्री। चल खत्म। क्या क्या सोच रहे हो इसमें। एक और देखो। ये देख लो। देख लो। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ए में है √3, बी में है √2, सी में है √3/2, डी में है। बताओ जरा। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या होगा। देखते हैं, बाकी भी ट्राई कर लो। बाकी ट्राई करें फटाफट।
फाइंड करो अच्छे से। जल्दी जल्दी ट्राई करो, कुल मिला के एक दो तीन चार बच्चों ने करा है बस। 6 बच्चों ने बस। देखो, साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये मिनिमम डेविएशन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन है। तो याद करो, हम लोग बताए थे कि डेविएशन का जनरल फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। लेकिन याद करो, बताया था कि मिनिमम डेविएशन तब होता है जब आई और ई आपस में इक्वल होते हैं, दोनों को इक्वल कर दो ऐसा। यहाँ पे डेविएशन आपको 60 दिया हुआ है। हाँ, लिख लेते 60। आई भी अपने को दे दिया है 60, तो ए निकाल लो। ए की वैल्यू 60 आ गया। हाँ, बड़ा अच्छा हो गया तो ये। मतलब जो प्रिज्म है वो अपना एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया है 60 डिग्री, इसका मतलब। और अपने को ये पता है कि मिनिमम डेविएशन तब होता है जब आई और ये आपस में इक्वल होते हैं, या फिर R1 R2 आपस में इक्वल होते हैं, और R1 R2 आपस में इक्वल होके a/2 मतलब 30 डिग्री होगा। अब एक बात ध्यान से देखो कि 60 का एंगल, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 का है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 का है। म्यू निकालना है, स्नेल्स लॉ डाल दो। ऐसा। तो साइन 60 आ गया √3/2, और ये आ गया अपना 1/2। काट कोट दो, म्यू की वैल्यू आ गई √। खेल खत्म, प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है। चलो एक और लिखो। अरे, एक ऐसा स्लैब है, बस एक दिन क्लास में कराए भी हैं, थोड़ा अलग डेटा था शायद, यही था भगवान जान। 60 डिग्री के एंगल पे वेरी करा इंसिडेंट हुआ लाइट रे। म्यू की वैल्यू एक्स के साथ वेरी कर रही है, एज म्यू इज इक्वल टू √3 माइनस x/√3। फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ रीच्ड बाय द लाइट रे। फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ reached by the light ray inside the slab. Find the maximum depth reached by the light ray inside the slab. ऑप्शन दिया हुआ है 3 मीटर, 3/2 मीटर, 1 मीटर, एंड डी में 1/2 मीटर। पता करो। देखते हैं, रुक जाओ बेटा।
बाकी भी ट्राई करें फटाफट। तो समझ में आ रहा है कि लाइट रे का कहानी कुछ ऐसा होना है। और हम बताए थे कि जब म्यू की वैल्यू लगातार वेरी करती है तो क्रिटिकल एंगल का काम 90 डिग्री करता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा तो किसी एक्स पे जो म्यू होना है वो यही है, तो स्नेल्स लॉ यहाँ से यहाँ डाल दो। तुम लिख पाएंगे 1 × sin 60 मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का म्यू, मतलब √3 - x/√3 इंटू sin 90 मतलब 1। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि ऐसा। तो आंसर अपना आ जाएगा x/√3 इज इक्वल टू √3/2, यानी x की वैल्यू आ गई 3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है ना। तो देखो बाकी जितना भी ऑप्टिक्स का काम है वो सारा आज पूरा करा दिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी आपके डाउट्स हैं ऑप्टिक्स में वो भेज सकते हो। ठीक है ना। जो भी आपका डाउट है वो सारा का सारा आप ऑप्टिक्स का भेज दो और एफर्ट करो इसके ऊपर। ठीक है। है ना। तो आज तो क्लास छोड़ देते हैं, कहे कि अब तो आगे कुछ पढ़ाने को है नहीं अभी। ठीक है ना। बाकी जो भी आपके ऑप्टिक्स के डाउट, हाँ कल से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। ठीक है ना। कोशिश रहेगा थोड़ा लंबा लंबा क्लास लेके इसको 10 दिन में जैसे भी वो पूरा कराए। छोटा चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं है, और आसान चैप्टर है। चलो यहीं पे क्लास को एंड कर देते हैं।